यह जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह हमारे एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर बनाई गई है। उनका नाम है सोमेंद्र सुबोध, जो नोएडा से है। सोमेंद्र जी, आपका धन्यवाद। हमारे और भी सब्सक्राइबर अपने सुझाव या कोई कहानी हमें भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी द्वारा भेजी कहानी मैं इस चैनल पर अपलोड करूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ गलतियां करते हैं, है ना? पर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ माफी से नहीं धुलती। वो हमारे पीछे आती हैं, हमारा पीछा करती हैं और एक दिन हमें उसी आग में झोंक देती हैं जिसकी चिंगारी हमने खुद सुलगाई थी। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी डरावनी और सच्ची कहानियां आपसे छूटे नहीं। और हां, कहानी खत्म होने पर मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप इसे किस शहर से देख रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यह कहानी आपका दिल जीत लेगी या शायद डरा देगी। दिल्ली की भीड़भाड़ भरी गलियों में करोल बाग के पास एक छोटे से फ्लैट में रहता था विवेक। उम्र होगी कोई 27-28 साल। देखने में बिल्कुल आम, पर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। एक फोटोग्राफर की आंखें जो दुनिया को फ्रेम में कैद करती थीं। विवेक सिर्फ एक साधारण फोटोग्राफर नहीं था, बल्कि दिल्ली में उसकी काफी नाम हो चुकी थी। बड़े बड़े ब्रांड्स उसे शूट के लिए बुलाते थे। शादियां, इवेंट्स, पोर्ट्रेट्स, हर तरह का काम। इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोअर्स लाखों में थे। पैसा भी अच्छा था, नाम भी। पर जानते हैं, कई बार बाहर से चमकती हुई जिंदगी के अंदर एक अंधेरा छुपा होता है। विवेक के साथ भी यही था। दिन में वो मुस्कुराता, क्लाइंट्स से बातें करता, शूट करता, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता। पर रात जैसे ही ढलती, उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी छा जाती, जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने पर रखा हो। हर रात, बिल्कुल हर रात, उसे एक ही सपना आता था। सपना शुरू होता गहरे अंधेरे से, फिर धीरे धीरे उसके कानों में एक आवाज गूंजती, चिता की लकड़ियों के चटकने की आवाज। फिर दिखाई देती ज्वालाओं की लपटें, तेज, भयानक और बेरहम। चारों तरफ धुआं ही धुआं, और उस धुएं के बीच से एक लड़की की सिसकी, इतनी दर्दनाक, इतनी तड़पती हुई कि विवेक का दिल बैठ जाता। सपने में वो खुद को किसी घाट पर पाता। चारों तरफ चिताएं जल रही होती, राख उड़ती, धुआं घुटता और बीच में एक लड़की की परछाई। चेहरा कभी साफ नहीं दिखता था, बस एक धुंधली सी आकृति जिसके बाल बिखरे हुए, कपड़े जले हुए और उसका एक हाथ, एक जलता हुआ हाथ हमेशा विवेक की तरफ उठता। और फिर वो आवाज, एक खुरदरी, टूटी हुई पर फिर भी जानी पहचानी आवाज, क्यों भागते हो मुझसे? विवेक हर बार चीख कर उठ जाता, पसीने से लथपथ, सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ। कमरे की रोशनी जलाता, पानी पीता, खुद को समझाता कि बस एक सपना था। पर गहराई में वो जानता था यह सिर्फ सपना नहीं था, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसके अतीत से जुड़ा था। विवेक की मां सुधा देवी एक साधारण गृहिणी थी। पिताजी की मौत के बाद से बस वो और विवेक ही थे। मां ने ही उसे पाला था, पढ़ाया था और उसके सपनों को पूरा करने में मदद की थी। मां को विवेक से बहुत प्यार था, और माएं होती ही ऐसी है ना, उन्हें अपने बच्चों की हर छोटी से छोटी तकलीफ दिख जाती है। सुधा देवी को पिछले कुछ महीनों से लग रहा था कि विवेक कुछ छुपा रहा है। वो हर सुबह उठता तो थका हुआ दिखता, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, खाना भी ठीक से नहीं खाता था। कई बार रात में मां को उसके चीखने की आवाज सुनाई देती, और जब वो दौड़कर उसके कमरे में जाती तो विवेक बस यही कहता, कुछ नहीं मां, बस बुरा सपना था। एक सुबह मां ने विवेक को नाश्ते की मेज पर बैठाया और सीधे सीधे पूछ लिया, बेटा क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों रहता है, कुछ तो बता मुझे। विवेक ने टालने की कोशिश की, कुछ नहीं मां, बस काम का थोड़ा प्रेशर है। मां ने उसका हाथ पकड़ा, मैं तेरी मां हूं बेटा, तेरी आंखों में जो दर्द है वो मुझसे छुपा नहीं है। तू कुछ सोच सोच कर खुद को खत्म कर रहा है। विवेक की आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा।
मां ने आह भरी और बोली, देख बेटा, कभी कभी इंसान अपने दिमाग में इतना उलझ जाता है कि उसे सही गलत का फर्क नहीं रहता। तू बहुत दिनों से एक ही जगह एक ही काम में लगा है। थोड़ा ब्रेक ले, कहीं घूम आ, मन बदल जाएगा और शायद तेरी ये परेशानी भी दूर हो जाए। विवेक ने सोचा, मां की बात में दम था। शायद थोड़ी छुट्टी चाहिए थी उसे, शायद कहीं दूर जाकर शांति मिल जाए। ठीक है मां, उसने कहा, पर कहां जाऊं? मां मुस्कुराई और उठकर अलमारी से भारत का एक पुराना नक्शा निकाला, उसे मेज पर फैलाया और बोली, आंख बंद कर और उंगली रख इस नक्शे पर। जहां तेरी उंगली पड़ेगी वहीं चला जा। किस्मत तुझे वहीं ले जाएगी जहां तुझे जाना चाहिए। विवेक ने सोचा, यह भी कोई तरीका हुआ? पर मां की बात टालना उसे आता नहीं था। उसने आंखें बंद की, हाथ उठाया और नक्शे पर उंगली रख दी। जब आंख खुली तो देखा, उसकी उंगली बनारस पर थी। बनारस, काशी, मोक्ष नगरी, मृत्यु और मुक्ति का शहर। विवेक के मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। बनारस? क्यों? उसे तो कभी बनारस जाने का मन नहीं हुआ था, पर किस्मत ने यही तय किया था। मां ने खुश होकर कहा, देख कितना पवित्र शहर है। गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर आना, तेरा मन हल्का हो जाएगा। अगले दिन सुबह विवेक ने अपना कैमरा, कुछ कपड़े और जरूरी सामान एक बैकपैक में भरा। फोन को साइलेंट मोड पर रखा, सोशल मीडिया बंद कर दिया। उसने सोचा था कि इस ट्रिप में बस वो, उसका कैमरा और शांति होगी। कोई क्लाइंट, कोई मैसेज, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। मां ने उसे दरवाजे तक छोड़ा, माथे पर तिलक लगाया और दुआएं दी। विवेक ट्रेन में बैठ गया और दिल्ली से बनारस का सफर शुरू हो गया। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए विवेक सोच रहा था, शायद मां सही कह रही हैं। शायद बनारस में कुछ शांति मिल जाए, शायद वो सपने बंद हो जाए। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बनारस, पवित्रता और रहस्य की नगरी। शाम ढलते ढलते विवेक बनारस पहुंच गया। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे शहर की अलग ही महक आई। अगरबत्ती, फूल, घी के दिए और गंगा की नमी। हर तरफ भीड़ थी, पर एक अलग तरह की भीड़। यहां की भीड़ में एक अजीब सी शांति थी। उसने गोदौलिया के पास एक छोटी सी सराय ली। साफ सुथरा कमरा, खिड़की से गली का नजारा। थोड़ा फ्रेश होकर वो बाहर निकला। शाम हो चुकी थी और उसने सोचा कि चलो पहले गंगा आरती देख लें। दशाश्वमेध घाट पर पहुंचकर विवेक अभिभूत हो गया। हजारों दिए जल रहे थे। घंटियों की आवाज, मंत्रों का उच्चारण और गंगा की लहरों पर तैरते दिए। उसने कैमरा निकाला और कुछ तस्वीरें ली। सच में बनारस में कुछ अलग ही था। एक अजीब सी ऊर्जा। आरती खत्म होने के बाद वो घाटों पर घूमने लगा। कभी कोई साधु दिख जाता, कभी कोई विदेशी टूरिस्ट, सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न। विवेक को लगा कि शायद यहां सच में शांति मिल जाए। रात को जब वो सराय में लौटा तो थका हुआ था, पर मन हल्का था। उसने सोचा कि आज शायद वो सपना नहीं आएगा। उसने कमरे की लाइट बुझाई और लेट गया, पर नींद में जाते ही वही सपना फिर शुरू हो गया। अंधेरा, लपटें, चीखें। पर इस बार कुछ अलग था। इस बार सपने में विवेक ने साफ साफ देखा, वो घाट बनारस का था। वो मणिकर्णिका घाट था। चिताओं की ज्वालाएं, राख का धुआं और बीच में वही लड़की, अब पहले से ज्यादा साफ। उसका चेहरा अब धुंधला नहीं था। जली हुई त्वचा, पिघली हुई आंखें और वही जलता हुआ हाथ उसकी तरफ बढ़ता हुआ। और इस बार वो बोली भी, तुम आ गए, मैं जानती थी तुम आओगे। विवेक चीख कर उठा, पूरे शरीर में पसीना। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा वो फट जाएगा। उसने अपने चारों तरफ देखा। कमरा, सराय, बनारस, सब सही था, पर उसकी सांसें अब भी तेज थीं। उसने खुद को समझाया, बस एक सपना था, बस एक सपना। पर दिल में कहीं एक आवाज फुसफुसा रही थी, क्या वाकई सिर्फ सपना था? अगली सुबह विवेक देर से उठा। नींद तो पूरी रात टूटती रही थी, पर जब आंख खुली तो धूप कमरे में घुस चुकी थी। उसने अपने फोन पर वक्त देखा। सुबह के 10 बज चुके थे। उसने सोचा था कि आज वो जल्दी उठकर
काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेगा। पर रात का वो सपना उसे इतना परेशान कर गया था कि नींद की गोलियां लेनी पड़ी थीं। फ्रेश होकर वो सराय से बाहर निकला। बनारस की सुबह अलग ही होती है। गलियों में चाय की खुशबू, कचौड़ी जलेबी के ठेले और मंदिरों की घंटियां। विवेक ने एक छोटी सी दुकान पर चाय पी और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर में भीड़ थी, पर विवेक को अंदर जाकर एक अजीब सी शांति मिली। उसने माथा टेका, आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, भगवान, जो भी ये हो रहा है इसे खत्म कर दो, मुझे शांति दो। मंदिर से बाहर निकलते समय उसने देखा कि कुछ विदेशी टूरिस्ट्स बनारस की गलियों की तस्वीरें ले रहे थे। विवेक का फोटोग्राफर वाला दिमाग फिर से जाग गया। उसने अपना कैमरा निकाला और गलियों, घाटों और साधुओं की कुछ खूबसूरत तस्वीरें लीं। काम में डूबते ही उसे थोड़ी राहत मिली। कम से कम कुछ देर के लिए वो उस डर को भूल गया। दोपहर का खाना खाकर वो अपनी सराय में आराम करने लौट आया। शाम को उसने सोचा कि गंगा घाट पर सनसेट की तस्वीरें लेगा। बनारस का सूर्यास्त बहुत खूबसूरत होता है और एक फोटोग्राफर के लिए यह सोने जैसा मौका था। शाम के 5 बज रहे थे। विवेक कैमरा लेकर घाट की तरफ निकला। उसने सोचा था कि दशाश्वमेध घाट पर जाएगा, जहां सूर्यास्त का नजारा सबसे अच्छा दिखता है। पर जाने क्यों उसके कदम उसे किसी और ही दिशा में ले जा रहे थे। वो चलता रहा, गलियों से गुजरता रहा और जब होश आया तो देखा कि वो मणिकर्णिका घाट के सामने खड़ा था। मणिकर्णिका बनारस का सबसे पुराना और सबसे पवित्र शमशान घाट। यहीं पर मृत शरीरों को मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि जिसका यहां अंतिम संस्कार हो उसे मोक्ष मिल जाता है। पर यह घाट उतना ही डरावना भी है। दिन हो या रात, यहां हमेशा चिताएं जलती रहती हैं। लपटें, धुआं, राख और मौत की खामोशी। विवेक को समझ नहीं आया कि वो यहां कैसे पहुंच गया। उसने तो दशाश्वमेध घाट जाने का सोचा था, पर अब वो यहां था, चिताओं के सामने। सूरज ढल रहा था और घाट पर कुछ चिताएं जल रही थीं। डोम लोग काम में लगे थे। कुछ लोग अपने परिजनों की चिता के पास खड़े थे, रो रहे थे। विवेक ने सोचा कि यहां तस्वीरें लेना ठीक नहीं होगा। यह जगह पवित्र है और यहां किसी का दुख है। वो वापस जाने को मुड़ा, पर तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, एक फुसफुसाहट, बहुत धीमी पर साफ। तुम आ गए। विवेक का दिल धक से रह गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। पास में बस एक बूढ़ा डोम था जो लकड़ियां सजा रहा था और कुछ दूरी पर कुछ लोग अपने काम में लगे थे। फिर यह आवाज कहां से आई? विवेक ने सोचा कि शायद हवा की आवाज थी या उसका भ्रम। उसने जल्दी से घाट से बाहर निकलने की कोशिश की, पर तभी फिर वही आवाज, अब थोड़ी तेज, भाग मत, मैं यहीं हूं। इस बार विवेक के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो और फुसफुसा रहा हो। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, बस एक अधजली चिता थी जिसमें से धुआं निकल रहा था। और उस धुएं में एक पल के लिए विवेक को लगा कि उसने एक चेहरा देखा, एक लड़की का चेहरा, वही चेहरा जो उसके सपनों में आता था। विवेक की सांसें तेज हो गईं, उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपना कैमरा संभाला और तेज कदमों से वहां से भागने लगा। घाट की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो भागता हुआ अपनी सराय में पहुंचा, कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। उसने दरवाजे में अंदर से चिटकनी लगाई और बिस्तर पर बैठ गया। दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने खुद से पूछा। यह सब क्या है? रात के 9 बज चुके थे। विवेक ने खाना नहीं खाया, बस पानी पिया और बिस्तर पर लेट गया। उसने सोचा कि कल सुबह वो वापस दिल्ली लौट जाएगा। यह बनारस आना गलती थी, यहां कुछ गड़बड़ है। उसने नींद की गोली ली और आंखें बंद कर ली। कुछ देर में नींद आने लगी, पर यह नींद कुछ अलग थी, भारी, गहरी और अजीब। रात के करीब 12 बजे विवेक की आंखें अचानक खुल गईं।
पर वो खुली आंखों में भी सो रहा था। उसका शरीर अपने आप उठा, बिस्तर से उतरा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथों ने चिटकनी खोली, दरवाजा खोला और वो बाहर निकल गया। सराय की सीढ़ियां उतरी, गली में आया और फिर चलता रहा। उसके कदम जानते थे कहां जाना है। उसका दिमाग सो रहा था पर शरीर जाग रहा था, जैसे कोई उसे धागे से खींच रहा हो। आधे घंटे बाद विवेक फिर से मणिकर्णिका घाट पर था, रात के अंधेरे में। इस बार कोई भीड़ नहीं थी, बस कुछ डोम और जलती हुई चिताएं। लपटें अंधेरे में नाच रही थीं, राख हवा में उड़ रही थी। विवेक सीढ़ियां उतरता गया और चिताओं के बीच में आकर रुक गया। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो देख नहीं रहा था। वो सम्मोहित था। और तभी एक चिता के पास से एक आवाज आई, आखिरकार तुम आ ही गए विवेक। इस बार आवाज तेज थी, साफ थी और बिल्कुल पास से आई थी। विवेक का सम्मोहन टूटा। उसे अचानक होश आया। उसने देखा कि वो मणिकर्णिका घाट पर है, आधी रात को, अकेला। और सामने एक नई चिता थी। उस पर एक शरीर लेटा हुआ था। लकड़ियां जल रही थीं, पर वो शरीर अभी पूरी तरह जला नहीं था। विवेक की आंखें फटी रह गईं जब उसने देखा वो शरीर एक लड़की का था और उसकी आंखें खुली थीं और सीधे विवेक को देख रही थीं। चिता पर जिंदा आंखें देखकर विवेक चीखना चाहता था, भागना चाहता था, पर उसके पैर जम गए थे। वो हिल नहीं पा रहा था। वो लड़की उसे देख रही थी। उसका चेहरा अधजला था, त्वचा पिघल रही थी, बाल झुलस गए थे, पर वो आंखें जिंदा थीं और उनमें दर्द था, बहुत गहरा दर्द। धीरे धीरे उस लड़की की जली हुई उंगलियां हिलीं, फिर उसका हाथ उठा विवेक की तरफ, जैसे वो उसे बुला रही हो, और फिर उसके होंठ हिले। आवाज कर्कश थी, टूटी हुई, पर शब्द साफ थे। देखो विवेक, मैं यहां हूं, मैं हमेशा से यहीं थी। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका गला सूख गया था। वो बोलना चाहता था, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। लड़की ने फिर कहा, तुम भूल गए मुझे, तुम भूल गए कि तुमने क्या किया था। विवेक के दिमाग में अचानक बिजली सी कौंधी। यादें, पुरानी यादें जो उसने दबा दी थीं, छुपा दी थीं, भुलाने की कोशिश की थी। 2 साल पहले महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव। विवेक वहां प्रकृति की फोटोग्राफी के लिए गया था। उसे एक पोर्टफोलियो बनाना था और उसे किसी ने बताया था कि उस गांव के आसपास बहुत खूबसूरत पहाड़, झरने और जंगल हैं। वहां उसकी मुलाकात हुई थी एक लड़की से। नाम था मीरा। उम्र होगी कोई 22-23 साल। गांव की सीधी सादी लड़की, गोरा रंग, लंबे बाल और मासूम आंखें। वो अकेली रहती थी एक छोटे से घर में। उसके मां बाप का देहांत हो चुका था और वो खेती करके अपना गुजारा चलाती थी। पहली मुलाकात में मीरा ने विवेक को चाय पिलाई, फिर धीरे धीरे बातें बढ़ीं। विवेक को उस गांव में 1 हफ्ते रुकना था और वो रोज मीरा से मिलने लगा। मीरा भी उससे खुश रहती थी। उसे लगा कि शायद पहली बार किसी ने उसे इतना समझा है। विवेक ने मीरा से कहा कि वो उसकी कुछ तस्वीरें लेना चाहता है, नेचुरल पोर्ट्रेट्स। उसने कहा था, तुम बहुत फोटोजेनिक हो। मीरा को शर्म आई, पर उसने हां कर दी। विवेक ने उसकी कई तस्वीरें ली, खेतों में, झरने के पास, जंगल में। कुछ तस्वीरें ऐसी भी थीं जो थोड़ी इंटीमेट थीं। मीरा को पता नहीं था कि विवेक क्या कर रहा था। एक दिन विवेक ने मीरा से कहा कि वो उसकी कुछ और खास तस्वीरें लेना चाहता है, कुछ आर्टिस्टिक शॉट्स। उसने कहा। मीरा ने भरोसा किया और विवेक ने कुछ ऐसी तस्वीरें ली जो नहीं लेनी चाहिए थीं। मीरा को पता भी नहीं चला कि वो तस्वीरें कब ली गईं। हफ्ते के आखिर में विवेक वापस दिल्ली लौट आया। उसने मीरा से वादा किया था कि वो संपर्क में रहेगा, पर उसने कभी फोन नहीं किया। उन तस्वीरों को विवेक ने अपने पोर्टफोलियो में डाला, उन्हें एडिट किया, फिल्टर लगाए और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वो तस्वीरें वायरल हो गईं। लोग उन्हें कला कहने लगे। विवेक को बड़े बड़े ब्रांड्स से काम मिलने लगा, पर वो नहीं जानता था कि वो तस्वीरें किसी और ने भी देखी थीं। गांव तक पहुंच गई थीं। गांव वालों ने जब मीरा की वो तस्वीरें देखीं
तो उन्होंने उसे बेशर्म और कुलटा कहा। उसे गांव से बाहर निकालने की धमकी दी। मीरा रोती रही, समझाती रही कि उसने कुछ नहीं किया, पर किसी ने नहीं सुना। और एक रात गांव के कुछ लोगों ने मीरा को उसके घर से खींचकर बाहर निकाला, उसे बांधा और फिर जिंदा जला दिया। मीरा चीखती रही, रोती रही, मदद मांगती रही, पर किसी ने नहीं सुनी। वो जलती रही और मरते मरते उसके होंठों पर बस एक ही नाम था, विवेक। अब इस चिता पर वही मीरा थी, वही लड़की जिसे विवेक ने विश्वासघात किया था, जिसकी जिंदगी उसने तबाह की थी, जिसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया था। विवेक के घुटने कमजोर पड़ गए। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से बस इतना निकला, मीरा। चिता पर लेटी मीरा की आत्मा ने धीरे से सिर हिलाया। आंसू उसकी जली हुई आंखों से बहने लगे, पर वो आंसू पानी के नहीं थे, वो खून के थे। हां विवेक, मैं मीरा हूं, वही मीरा जिसे तुमने प्यार किया, जिस पर तुमने भरोसा दिलाया और फिर जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। विवेक रोने लगा। उसके आंसू जमीन पर गिरे। मुझे माफ कर दो मीरा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, मैं नहीं जानता था। मीरा की आत्मा ने कड़वी हंसी हंसी। नहीं पता था? तुम्हें पता था कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता था कि वो तस्वीरें मेरे लिए खतरनाक हो सकती हैं, पर तुम्हें सिर्फ अपनी सफलता से मतलब था, मेरी जिंदगी से नहीं। विवेक सिर हिलाता रहा, रोता रहा, पर मीरा ने रुकने का इशारा नहीं किया। तुमने मेरी तस्वीरों से नाम कमाया, पैसे कमाए, शोहरत पाई, और मैंने क्या पाया? आग, जिंदा जलने का दर्द, इज्जत का खून और सबसे बुरा, विश्वासघात का घाव। विवेक ने हाथ जोड़ दिए। बता दो मुझे क्या करना होगा, मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे माफ कर दो। मीरा की आत्मा चिता से उठी। अब वो विवेक के ठीक सामने खड़ी थी, जली हुई, भयानक, पर फिर भी उसकी आंखों में वही मासूमियत थी। माफी से मेरी जली हुई त्वचा ठीक हो जाएगी, मेरी इज्जत वापस आ जाएगी, मेरी जिंदगी वापस मिल जाएगी। नहीं विवेक, कुछ चीजें माफ नहीं होती। उसने अपनी जली हुई उंगलियां विवेक के चेहरे पर रखीं। विवेक को लगा जैसे उसका चेहरा जल रहा है। अब तुम भुगतोगे वो दर्द, वो अपमान, वो आग, सब कुछ, धीरे धीरे, रोज, हर रात। और फिर मीरा की आत्मा धुएं में गायब हो गई। चिता की लपटें तेज हो गईं और विवेक वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब विवेक की आंखें खुली तो वो अपनी सराय के कमरे में था, बिस्तर पर लेटा हुआ। कपड़े वही थे जो रात को पहने थे, पैरों में मिट्टी लगी थी और हाथों में राख के निशान। उसे याद आया, मणिकर्णिका घाट, चिता, मीरा की आत्मा, सब कुछ। उसका पूरा शरीर कांप गया। उसने अपने चेहरे को छुआ। वहां जहां मीरा की जली हुई उंगलियां लगी थीं, वहां अब भी जलन महसूस हो रही थी, जैसे त्वचा के नीचे कोई आग धधक रहा हो। विवेक उठा और शीशे के सामने गया। चेहरे पर कोई निशान नहीं था, कोई जलने का दाग नहीं, पर जलन थी, तेज जलन। और सिर्फ चेहरे पर नहीं, पूरे शरीर में, जैसे उसकी रूह जल रही हो। उसने अपना फोन उठाया। मां को फोन करने का मन किया, पर फिर सोचा क्या बताएगा कि उसने 2 साल पहले एक लड़की के साथ धोखा किया था और अब उसकी आत्मा उसे सजा दे रही है। कौन विश्वास करेगा? विवेक ने अपना बैग उठाया और सोचा कि बस यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। बनारस छोड़ दो, दिल्ली लौट जाओ और सब कुछ भूल जाओ। पर क्या वाकई भूल पाएगा? 10 बजे तक विवेक स्टेशन पहुंच गया। उसने तुरंत दिल्ली की टिकट ली। दोपहर की ट्रेन थी, बस 3 घंटे का इंतजार। वो स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठ गया, पर वो 3 घंटे उसके लिए 3 साल जैसे लगे। हर मिनट भारी था, हर सेकंड डरावना। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, हर कोने से, हर छाया से। उसने चारों तरफ देखा। लोग अपने काम में व्यस्त थे, कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था, पर फिर भी उसे महसूस हो रहा था
और फिर अचानक उसके कान में वही फुसफुसाहट, भाग कहां रहे हो विवेक? विवेक का दिल धक से रह गया। उसने तेजी से चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, बस भीड़, शोर और अपनी दुनिया में मग्न लोग। फिर वही आवाज, अब थोड़ी और करीब, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी परछाई की तरह, बल्कि परछाई से भी ज्यादा करीब। विवेक की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने कान बंद कर लिए, पर आवाज अब उसके दिमाग के अंदर से आ रही थी। मैं तुम्हारे अंदर हूं विवेक, तुम्हारी रूह में, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। विवेक चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। उसने अपना सिर पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। लोगों ने उसे देखा और सोचा कि शायद कोई बीमार आदमी है। जब आवाज बंद हुई तो विवेक ने आंखें खोली। उसके माथे पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे। उसे एहसास हो गया था, भागने से कोई फायदा नहीं। मीरा की आत्मा उसके साथ है, चाहे वो बनारस में रहे या दिल्ली में, फर्क नहीं पड़ता। फिर भी उसने सोचा कि शायद दिल्ली में, अपने घर में, मां के पास उसे थोड़ी राहत मिल जाए। उसने ट्रेन का इंतजार किया। शाम को विवेक दिल्ली पहुंच गया। घर पहुंचते ही मां ने उसे देखा तो घबरा गई। विवेक का चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और वो किसी भूत की तरह लग रहा था। बेटा, क्या हो गया तुझे? मां ने चिंता से पूछा। विवेक ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं मां, बस थक गया हूं। मां ने उसके लिए खाना लगाया, पर खाना विवेक के गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसने 2-3 कौर खाए और फिर अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाजा बंद किया, लाइट जलाई और बिस्तर पर बैठ गया। कमरा वही था, उसका कैमरा, उसकी तस्वीरें, उसका लैपटॉप, सब कुछ वैसा ही था। पर अब यह कमरा उसे अजनबी लग रहा था, जैसे यह किसी और की जिंदगी हो। रात के 10 बजे विवेक ने नींद की गोली ली। उसने सोचा कि आज शायद चैन से सो पाएगा, पर जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, वही सपना शुरू हो गया। इस बार सपना पहले से भी ज्यादा रियल था। विवेक ने खुद को फिर से मणिकर्णिका घाट पर पाया, पर अब वो दर्शक नहीं था, वो खुद चिता पर लेटा हुआ था। लकड़ियां उसके चारों तरफ थीं और फिर किसी ने आग लगा दी। लपटें उठीं। विवेक चीखा, नहीं, मुझे बचाओ, पर कोई नहीं आया। लपटें उसके शरीर को छूने लगीं, पर अजीब बात यह थी कि उसका शरीर जल नहीं रहा था, सिर्फ दर्द था, भयानक दर्द, जैसे हजारों सुइयां एक साथ शरीर में चुभाई जा रही हों। और फिर मीरा की आत्मा प्रकट हुई। वो चिता के पास खड़ी थी और विवेक को देख रही थी। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, बस ठंडा गुस्सा। महसूस हो रहा है विवेक, ये दर्द, ये बेबसी, मैंने भी यही महसूस किया था जब मुझे जलाया गया था, जब मैं चीख रही थी और कोई नहीं आया। विवेक रोने लगा। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, पर आग बुझ नहीं रही थी। रोज रात तुम यहां आओगे और रोज तुम जलोगे, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी रूह, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया वो सिर्फ शरीर को नहीं, रूह को जलाता है। और फिर लपटें और तेज हो गईं। विवेक की चीख इतनी तेज थी कि वो चीखता हुआ उठा अपने कमरे में, पसीने में लथपथ। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा अभी धड़कना बंद कर देगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। मां की आवाज आई, बेटा क्या हुआ, तू ठीक है? विवेक ने गले को साफ किया और कहा, हां मां, बस बुरा सपना था। पर वो जानता था यह सिर्फ सपना नहीं था, यह उसकी सजा थी और यह हर रात होने वाली थी। अगले कुछ दिनों में विवेक की हालत और बिगड़ती गई। हर रात वही सपना, हर रात वही चिता, हर रात वही दर्द। वो सो नहीं पाता था, खा नहीं पाता था। उसका वजन घटने लगा, चेहरे की रौनक गायब हो गई। क्लाइंट्स फोन करते, पर वो जवाब नहीं देता। उसके इंस्टाग्राम पर मैसेज आते, पर वो देखता तक नहीं। उसकी पूरी दुनिया सिमटकर बस एक ही चीज में रह गई थी, मीरा की आत्मा से कैसे छुटकारा पाए। एक दिन विवेक ने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया, हाउ टू गेट रिड ऑफ अ गोस्ट, हाउ टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम अ स्पिरिट, आत्मा से मुक्ति। हर तरह की चीजें पढ़ी। कुछ ने कहा कि पंडित से पूजा करवाओ, कुछ ने कहा कि तांत्रिक के पास जाओ, कुछ ने कहा कि प्रायश्चित करो,
विवेक ने एक पंडित को बुलाया। उसने घर में हवन करवाया, पूजा करवाई, हजारों रुपए खर्च किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। रात को फिर वही सपना आया। फिर उसने एक तांत्रिक को बुलाया। वो बाबा आया, काले कपड़े पहनकर, राख लगाकर। उसने कहा, तुम पर किसी स्त्री आत्मा का साया है, मैं इसे दूर कर दूंगा। उसने कुछ मंत्र पढ़े, धूप जलाई और कुछ चीजें दी विवेक को पहनने के लिए, पर उस रात भी कुछ नहीं बदला। मीरा की आत्मा फिर आई और इस बार उसने हंसते हुए कहा, तुम लाख कोशिश कर लो विवेक, कोई तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे गुनाह का नतीजा हूं, और जब तक तुम सच्चे दिल से प्रायश्चित नहीं करोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। विवेक ने रोते हुए पूछा, तो बता दे मुझे क्या करूं, मैं क्या करूं कि तू मुझे माफ कर दे। मीरा की आत्मा ने एक गहरी सांस ली। प्रायश्चित सिर्फ माफी मांगने से नहीं होता, प्रायश्चित होता है सच का सामना करने से। दुनिया को बताना होगा तुम्हें कि तुमने क्या किया। अपनी सफलता, अपना नाम, अपनी शोहरत, सब कुछ छोड़ना होगा, तभी शायद तुम्हें शांति मिले। अगली सुबह विवेक ने एक फैसला लिया। अगर मुक्ति पानी है तो सच बोलना होगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। उसने अपना लैपटॉप खोला और एक पोस्ट लिखनी शुरू की अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। 2 साल पहले मैंने एक लड़की के साथ विश्वासघात किया। मैंने उसकी निजी तस्वीरें ली और बिना उसकी इजाजत के उन्हें सोशल मीडिया पर डाल दिया। मैंने अपनी सफलता के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस लड़की को उसके गांव वालों ने जिंदा जला दिया और मैं जिम्मेदार हूं उसकी मौत का। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब वो ये लिख रहा था। उसे पता था कि जैसे ही ये पोस्ट डालेगा उसका करियर खत्म हो जाएगा, उसकी सारी शोहरत, सारी पहचान, सब खत्म। पर उसे यह भी पता था कि अगर ये नहीं किया तो वो जीते जी मर जाएगा। मीरा की आत्मा उसे रोज सजा देती रहेगी। उसने पोस्ट पर अपनी उंगली रखी। पोस्ट बटन पर बस एक क्लिक और सब कुछ बदल जाएगा। पर तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक बड़े ब्रांड से, एक इंटरनेशनल कैंपेन का ऑफर, लाखों का डील, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका। विवेक रुक गया। उसने मैसेज पढ़ा, फिर अपनी पोस्ट देखी। उसके मन में 2 आवाजें लड़ने लगीं। एक कह रही थी, पोस्ट कर दो, सच बोलो, मुक्ति पाओ। दूसरी कह रही थी, रुको, इतनी मेहनत की है तुमने, क्या सब कुछ खो दोगे एक गलती के लिए? विवेक की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, और तभी उसके कमरे में ठंडी हवा चली। खिड़की बंद थी, पर फिर भी हवा आई, और उस हवा के साथ एक फुसफुसाहट। फैसला तुम्हारा है विवेक, पर याद रखना, जो आज नहीं चुकाओगे कल 2 गुना देना पड़ेगा। विवेक ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, और फिर उसने पोस्ट बटन पर क्लिक कर दिया। पोस्ट अपलोड होने लगी। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब वापसी नहीं थी। अब पूरी दुनिया जान जाएगी कि उसने क्या किया था। कुछ ही मिनटों में कमेंट्स आने शुरू हो गए। लोगों ने गालियां दी, उसे बुरा भला कहा। उसके फॉलोअर्स कम होने लगे। ब्रांड्स ने डील कैंसिल कर दिए। उसके दोस्तों ने फोन करना बंद कर दिया। पर विवेक को अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे एक बोझ उतर गया हो, जैसे पहली बार सही सांस ली हो। उस रात जब वो सोया तो फिर वही सपना आया, मणिकर्णिका घाट, चिता, मीरा की आत्मा। पर इस बार कुछ अलग था। मीरा की आत्मा ने उसे देखा और उसकी आंखों में थोड़ी नरमाई आ गई। तुमने पहला कदम उठा लिया विवेक, पर यह काफी नहीं है, तुम्हें और भी कुछ करना होगा। विवेक ने पूछा, क्या करना होगा? मीरा की आत्मा ने कहा, तुम्हें उस गांव में जाना होगा जहां मैं रहती थी। तुम्हें गांव वालों से मिलना होगा और उन्हें सच बताना होगा कि मैं बेकसूर थी, कि गलती तुम्हारी थी। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, और तभी तुम्हें भी। विवेक ने सिर हिलाया। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा। वो गांव जहां मीरा को जलाया गया था, वहां जाना और सच बताना, यह खुद को खतरे में डालना था।
पर अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं जाऊंगा, उसने कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मीरा की आत्मा धीरे से मुस्कुराई। पहली बार एक दर्द भरी पर असली मुस्कान। शायद तुम्हारे अंदर इंसानियत बाकी है विवेक, शायद तुम बदल सकते हो। और फिर वो धुएं में गायब हो गई। विवेक उठा। इस बार पसीना नहीं था, दिल शांत था। उसे पता था कि अगला सफर और भी मुश्किल होगा, पर अब वो तैयार था, सच का सामना करने के लिए, मीरा को न्याय दिलाने के लिए और शायद खुद को भी मुक्ति दिलाने के लिए। अगली सुबह विवेक ने अपनी मां को सब कुछ बता दिया, पूरी कहानी, मीरा के बारे में, अपनी गलती के बारे में और जो कुछ हो रहा था उसके बारे में। मां ने सुना, रोई, फिर अपने बेटे को गले से लगा लिया। बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती की, पर कम से कम अब तू उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जा और जो करना है वो कर, भगवान तेरे साथ है। मां की आंखों में दर्द था, पर साथ ही गर्व भी। उनका बेटा कम से कम अपनी गलती मान रहा था। विवेक ने एक छोटा सा बैग पैक किया। इस बार कैमरा नहीं लिया। इस यात्रा में तस्वीरें लेने नहीं, बल्कि अपनी गलती की कीमत चुकाने जा रहा था। दोपहर तक वो महाराष्ट्र के लिए निकल चुका था। अगले दिन शाम को विवेक उस गांव के पास पहुंचा, वही गांव जहां 2 साल पहले मीरा रहती थी, जहां उसे प्यार मिला था, विश्वासघात मिला था और फिर मौत। गांव छोटा था, कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और चारों तरफ खेत। शाम का समय था और गांव में अजीब सी खामोशी थी। कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ औरतें अपने घरों के बाहर बैठी बातें कर रही थीं। विवेक ने एक बुजुर्ग से पूछा, यहां का सरपंच कहां मिलेगा? बुजुर्ग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक घर की तरफ इशारा किया। वो सामने वाला बड़ा घर है, वहीं मिल जाएगा। विवेक ने धन्यवाद कहा और उस घर की तरफ चल पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि गांव वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। गुस्से में आकर उसे मार भी सकते थे, पर अब वापस जाने का विकल्प नहीं था। सरपंच के घर के बाहर पहुंचकर उसने आवाज लगाई। एक मझोले उम्र का आदमी बाहर आया, सख्त चेहरा, कड़क आवाज। कौन हो तुम और क्या काम है? विवेक ने हाथ जोड़े। मेरा नाम विवेक है, मैं दिल्ली से आया हूं। मुझे आपसे और पूरे गांव से कुछ जरूरी बात करनी है। सरपंच ने शक भरी नजरों से उसे देखा। किस बारे में? विवेक ने गहरी सांस ली। मीरा के बारे में। मीरा का नाम सुनते ही सरपंच का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा तैर गया। उसको लटा का नाम मत लो यहां। उसने हमारे गांव की नाक कटवाई थी। उसकी वजह से हमारा गांव बदनाम हुआ। विवेक के अंदर कुछ टूट गया। इन लोगों ने मीरा को जिंदा जलाया और अब उसी को दोष दे रहे थे। उसने अपनी आवाज में दृढ़ता लाई। आप गलत हैं। मीरा बेकसूर थी। असली गुनहगार मैं हूं और मैं पूरे गांव के सामने सच बताने आया हूं। सरपंच ने उसे घूरा, फिर कुछ सोचकर बोला, ठीक है, कल शाम को गांव की पंचायत बुलाता हूं। वहां पूरे गांव के सामने जो कहना है कह देना। विवेक ने सिर हिलाया। सरपंच ने उसे गांव के एक छोटे से धर्मशाला में ठहरने की जगह दे दी। रात को जब गांव सो गया, विवेक अपने कमरे से बाहर निकला। उसने गांव के कुछ लोगों से पूछा था कि मीरा को कहां दफनाया गया था। उन्होंने बताया कि गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। विवेक वहां पहुंचा। अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी थी। पीपल का पेड़ बहुत पुराना था। उसकी जड़ें मोटी और जमीन में गहरी धंसी हुई थीं और उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा टीला था। कोई नाम नहीं, कोई पत्थर नहीं, बस मिट्टी, जैसे किसी ने मीरा को भुला देना चाहा हो। विवेक घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मिट्टी को छुआ और फुसफुसाकर बोला, मीरा, मैं यहां हूं। मैं वादा करता हूं, कल मैं पूरे गांव के सामने सच बोलूंगा। मैं सबको बता दूंगा कि तुम बेकसूर थी। तुम्हारी इज्जत वापस दिलाऊंगा। बस मुझे माफ कर दो। हवा चली, पत्ते खड़खड़ाए और विवेक को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर हवा में एक खुशबू थी, फूलों की, मीरा के पसंदीदा फूलों की, चमेली। विवेक समझ गया, मीरा वहां थी, उसकी आत्मा वहां थी और शायद
वो सुन रही थी। अगली शाम पूरा गांव पंचायत के लिए इकट्ठा हुआ। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब थे। गांव के बीच में एक बड़ा सा मैदान था जहां पंचायत होती थी। विवेक को बीच में खड़ा किया गया। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। कुछ के चेहरों पर गुस्सा था, कुछ के चेहरों पर उत्सुकता। सरपंच ने आवाज लगाई, यह शख्स दिल्ली से आया है, कहता है कि इसे मीरा के बारे में कुछ बताना है। सुनो सब। विवेक ने चारों तरफ देखा। उसका गला सूख गया, पर उसने खुद को संभाला। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 2 साल पहले मैं इस गांव में आया था फोटोग्राफी के लिए। यहां मेरी मुलाकात मीरा से हुई। वो एक मासूम, भोली और अच्छी लड़की थी। भीड़ में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कुछ लोग गुस्से से देखने लगे। विवेक ने जारी रखा, मैंने उससे दोस्ती की, उसे विश्वास दिलाया कि मैं उसका हमदर्द हूं, और फिर मैंने उसकी कुछ तस्वीरें ली। ऐसी तस्वीरें जो मुझे नहीं लेनी चाहिए थीं। मैंने उसकी इजाजत के बिना, उसकी जानकारी के बिना कुछ निजी तस्वीरें ली। भीड़ में अब शोर होने लगा। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। विवेक की आवाज कांप रही थी, पर वो रुका नहीं। मैं वापस दिल्ली आ गया और अपनी सफलता, अपने करियर के लिए मैंने उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाल दिया। मुझे पता था कि यह गलत है, पर मैंने फिर भी किया। मुझे सिर्फ अपनी परवाह थी। एक बुजुर्ग औरत चिल्लाई, तो फिर मीरा की क्या गलती थी? उसने तो कुछ नहीं किया। विवेक ने सिर झुका लिया। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। बिल्कुल नहीं, मीरा की कोई गलती नहीं थी। गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। उसे मेरी गलती की सजा मिली। आप लोगों ने उसे जला दिया, पर असली गुनहगार मैं था। अब पूरा गांव खामोश हो गया। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ के चेहरों पर शर्म आ रही थी, कुछ के चेहरों पर अफसोस। सरपंच ने पूछा, तुम ये बताने क्यों आए हो? तुम तो दिल्ली में आराम से थे। तुम्हें किसने भेजा यहां? विवेक ने कहा, मुझे मीरा की आत्मा ने भेजा है। हां, मैं पागल नहीं हूं। मीरा की आत्मा मेरा पीछा कर रही थी। रोज रात मुझे सजा देती थी, पर उसने मुझे मौका दिया। सच बोलने का मौका, उसकी इज्जत वापस दिलाने का मौका। उसने पूरे गांव को देखा और ऊंची आवाज में कहा, मीरा बेकसूर थी। वो एक अच्छी, नेक दिल लड़की थी। उसे जो सजा मिली वो मुझे मिलनी चाहिए थी। मैं यहां माफी मांगने नहीं आया, मैं यहां सच बताने आया हूं, ताकि कम से कम मीरा की आत्मा को शांति मिले। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ औरतें रोने लगीं। उन्हें याद आया कि उन्होंने कैसे बिना सोचे समझे एक मासूम लड़की को सजा दे दी थी। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ। उसकी आंखें भर आई थीं। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया। हमने बिना जाने सुने मीरा को दोषी मान लिया। हम सब गुनहगार हैं। सरपंच ने भी सिर झुका लिया। तुमने सच बता दिया, पर इससे मीरा वापस तो नहीं आएगी। विवेक ने कहा, नहीं आएगी, पर कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, और शायद हम सबको भी। रात को विवेक फिर से मीरा की कब्र पर गया। वह अकेला था। उसने मीरा की कब्र की मिट्टी को छुआ और रोते हुए फुसफुसाकर बोला, मीरा, मैंने वो कर दिया जो तूने कहा था। मैंने अपनी सारी शोहरत, अपना करियर सब दांव पर लगा दिया। मैंने दुनिया को बता दिया कि असली गुनहगार मैं हूं। अब तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे माफ कर दे प्लीज। हवा चली और इस बार पहले से ज्यादा तेज। पीपल के पत्ते इस तरह खड़खड़ाए जैसे कोई बोल रहा हो। और फिर विवेक ने देखा मीरा की आत्मा, पर इस बार वह जली हुई नहीं थी। वह वैसी ही थी जैसी पहले थी, गोरी, मासूम और शांत। वह मुस्कुरा रही थी, एक हल्की दर्द भरी मुस्कान। तुमने सच बोल दिया विवेक। तुमने मेरी इज्जत वापस दिला दी। गांव वालों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं जा सकती हूं, मुक्त हो सकती हूं। विवेक के चेहरे पर पहली बार सुकून आया। उसने सिर उठाया। मुझे माफ कर दे मीरा। मीरा ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। इस बार वह हाथ गर्म था, शांत था। माफी नहीं विवेक, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। विवेक सन्न रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया।
मीरा, तुमने कहा था कि सच बोलने से, मैंने कहा था कि तुम्हारे प्रायश्चित से मुझे शांति मिलेगी, और वो मुझे मिल गई, पर तुम्हारे गुनाह की सजा अब भी बाकी है। मीरा की आंखों में अब वह मासूमियत नहीं थी, वहां एक ठंडा भयानक संकल्प था। तुमने मेरी तस्वीरों से शोहरत कमाई थी विवेक, मेरी मासूमियत को फ्रेम में कैद करके अपनी सफलता बनाई थी। अब तुम अपनी बाकी की जिंदगी सिर्फ मेरी तस्वीरें लेते हुए गुजारोगे। विवेक डर से कांप उठा। क्या मतलब? तुम्हारी कला जिसने मेरी जिंदगी छीनी, वही तुम्हारी सजा बनेगी। तुम अब कभी किसी और की तस्वीर नहीं ले पाओगे। तुम्हारा कैमरा सिर्फ मुझे देखेगा। और फिर मीरा की आत्मा एक रोशनी में बदल गई। वह रोशनी ऊपर आसमान की तरफ उठी और गायब हो गई। विवेक को लगा जैसे उसके सीने से एक भारी पत्थर हट गया हो, पर साथ ही एक नया अदृश्य पत्थर रख दिया गया हो। उसने गहरी सांस ली। 3 महीने बाद विवेक अब दिल्ली में था। उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया था, सारे ब्रांड डील्स ठुकरा दिए थे। वह अब सिर्फ एक चीज करता था, मीरा की तस्वीरें लेता था। पर मीरा वहां नहीं थी। वह हर सुबह अपने स्टूडियो में आता, कैमरा उठाता और एक खाली कुर्सी की तस्वीर लेता। खाली कुर्सी, खाली जगह, खाली दीवार। पर हर तस्वीर में विवेक को मीरा का चेहरा दिखता था, कभी हंसता हुआ, कभी रोता हुआ, कभी गुस्से में। उसने हजारों तस्वीरें ले ली थीं। हर फ्रेम, हर कोण, हर रोशनी में सब मीरा की थीं। विवेक अपने लैपटॉप पर उन्हें देखता, फिल्टर लगाता, एडिट करता। हर बार वह मीरा के चेहरे को और ज्यादा साफ बनाने की कोशिश करता, उस चेहरे को जिसे उसने अपनी सफलता के लिए धुंधला कर दिया था।